बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 सर्किट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, उसको थोड़ा सा देखेंगे, रिवाइज करेंगे एक तरह से। रेजिस्टेंस की बात करे थे हम लास्ट टाइम, आपको याद होगा। रेजिस्टेंस क्या होती है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि करंट की फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि आप फॉर एग्जांपल सर्किट में अगर करंट की स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रेजिस्टर यूज़ करेंगे, और रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें हम करंट को रोक सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और इसको मैयर किस में करते हैं? ओम में करते हैं। और ये नेम ओम इसको किस वजह से दिया गया? जॉर्ज सिमन ओहम, जिन्होंने इस फिनोमेना के बारे में बताया था, उसके बाद से इसको नाम दे दिया गया ओहम का। ठीक हो गया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। कितना वोल्टेज है किसी भी सर्किट में, उसको डिवाइड कर देंगे करंट पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रेजिस्टेंस होगी। ठीक हो गया। अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, सिंबल क्या होती है? स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आर से करेंगे, कैपिटल आर, वोल्टेज को कैपिटल वी और करंट को कैपिटल आई से। ठीक है, और आपको याद होगा हमने इनके यूनिट भी डिस्कस कर लिए थे। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और खुद ओहम को मैंने अभी ऊपर बात की, रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओहम से, और ओहम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कर्व्ड यू कह दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, यानी कि आपके पास अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? आर इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आई। अब वोल्टेज की अगर वैल्यू हो आपके पास, करंट की वैल्यू, तो क्या आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप। देखिए, अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं हो गई। ठीक है, आपने एक सर्किट लिया, उसमें आपने क्या किया? स्पेसिफिक करंट जो है वो उसको दिया, उसके अंदर स्पेसिफिक वोल्टेज है, लेकिन आपने जो रेजिस्टेंस उसके अंदर यूज़ किया, रेजिस्टर यूज़ किया, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, वो कांस्टेंट है। करंट का फ्लो चेंज हो रहा है, वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा? रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रही। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इस जो मैथमेटिकल फॉर्म है या इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करेंगे आप। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट द वोल्टेज इंक्रीजेस एट द सेम प्रोपोर्शन एज द करंट। सिंपल सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v यहाँ नीचे आ जाएगा, r इस तरफ नीचे चला जाएगा, r मल्टीप्लाई बाय i, और v इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय i। r कांस्टेंट है, अभी मैंने बात की थी, तो कांस्टेंट 1 लिख लेंगे आप यहाँ पे। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, v इक्वल्स टू i, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा v हो रहा है उतना ही क्या ज़्यादा हो रहा है? करंट भी। जितना करंट ज़्यादा हो रहा है उतना ही वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि, या आमतौर पे आपको ये फिनोमेना भी पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक चीज़ जितनी ज़्यादा होगी दूसरी भी उतनी ज़्यादा होगी। एक चीज़ इक्वल्स टू आर है ना, तो एक चीज़ जितनी कम होगी दूसरी भी उतनी ही कम होगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा करंट किसी भी सर्किट में, किसी भी मेटालिक कंडक्टर का करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? उसके वोल्टेज के। जितना किसी भी, इस चीज़ को आप ऐसे याद रख लेना कि जितना किसी भी सर्किट में करंट ज़्यादा होगा, ये करंट की अमाउंट होगी, उतना ही क्या होगा? वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, और ये तब होगा जब आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कन्वर्जन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपने तो बात कर ली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, ये सारी बात जो हमने की थी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की थी, लेकिन आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि कन्वर्ट
या आम तौर पे आप ये कहते हैं कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लॉ है जो कि दिया गया, और वो लॉ अकॉर्डिंग टू दैट लॉ स्टेटमेंट उसकी कुछ यूँ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को हम खुद बना भी नहीं सकते और उसे तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उससे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है वो हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि लैंप और क्लॉक की अगर हम बात करें, लैंप और क्लॉक, लैंप में क्या होता है, लाइट मिलती है आपको ना, और आपको कैसे लाइट मिलती है, आप स्विच लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है और बाद में आपको लाइट मिल जाती है, ऐसे ही होता है क्या, ठीक हो गया। क्लॉक में भी क्या होता है, क्लॉक में आपके पास करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो कहाँ से होता है, अगर हम नॉर्मली क्लॉक की बात करें तो चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा होता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। समझ गए मेरी बात को। तो ये असल में कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिसिटी की या सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक फॉर्म की दूसरी फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक हो गया। अब जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी, या एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी, ज़ाहिर है हम फूड लेते हैं, ठीक है, बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन द फूड यू ईट। अब आप जो फूड लेते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है, उससे आपको एनर्जी मिलती है ना, उससे आप काम कर सकते हैं, तो वो क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। एक और चीज़, आपको वहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है ना, आपको याद होगा हमने रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम फूड लेते हैं तो हमें एनर्जी और हीट मिलती है। अब हम फूड जो ले रहे हैं वो केमिकल एनर्जी है, और जो हमें हीट और एनर्जी मिल रही है वो क्या है, मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है। इट्स मीन कि हमारे एक फूड लेने की वजह से जो केमिकल एनर्जी है वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टोस्टर। टोस्टर जो किचन में आप यूज़ करते हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, थर्मल एनर्जी में, हीट में। टोस्टर से क्या होता है, हीट रिलीज होती है। टोस्टर के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक आयरन का भी पता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी आप यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट एप्लायंसेस है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गाड़ियों में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है, डिफरेंट आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है हम एनर्जी टू वर्क, साउंड एंड लाइट। टीवी में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से लगता है लेकिन हमें साउंड भी मिल रही होती है और लाइट भी मिल रही होती है, ठीक हो गया। बल्ब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट एनर्जी में, ठीक हो गया। ये आ जाता है कार इंजन। कार इंजन जैसे मैंने अभी पहले बात की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, हॉट स्पॉट प्रोड्यूस करता है, और फिर क्या होता है, द थर्मल एनर्जी ऑफ द स्पार्क रिलीजेस केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल। वहाँ पे फिर क्या रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक हो गया। और डिफरेंट भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन होती है डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ठीक हो गया। इससे आगे कंटिन्यू करूँगी मैं, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।